दोस्तों, दुनिया की सबसे खतरनाक मानी जाने वाली इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को चकमा देकर हमास के लड़ाकों ने इजराइल में घुसकर जो तबाही मचाई है और वहां 700 से ज्यादा निर्दोष लोगों की जैसे दिन दहाड़े हत्या कर दी है, उसके लिए भारतीय और पश्चिमी मीडिया अब भयाली आंसू बहा रही है और फिलिस्तीन के लोगों और उनके लड़ाकों को आतंकवादी बता रही है। मगर इस बात की कोई खोज नहीं कर रहा है कि हमास ने ऐसा क्यों किया, जबकि उसे अच्छी तरह से मालूम है कि जवाबी कार्रवाई में इजराइल की वायुसेना गाजा के रिहायशी इलाकों पर भी अंधाधुंध बम और मिसाइलें गिराकर बेकसूर सिविलियनों को भी सैकड़ों या हजारों की तादाद में मार गिराएगी और गाजा पट्टी के रिहायशी इलाकों को दरिंदगी से जमींदोज कर देगी। इसकी एक ही वजह हो सकती है कि हमास इंटरनेशनल कम्युनिटी का ध्यान पैलेस्टाइन में आए दिन इजरायली सेना के हो रहे अत्याचारों की तरफ खींचना चाहती थी। भले ही इजराइल ने गाजा पट्टी को तहस नहस कर दिया है, मगर इंटरनेशनल कम्युनिटी का ध्यान पैलेस्टाइन में आए दिन इजरायली सेना के हो रहे अत्याचारों की तरफ न केवल खींचने में हमास कामयाब हो गया है, बल्कि इजराइल की वायुसेना जो गाजा के रिहायशी इलाकों पर अंधाधुंध बम और मिसाइलें गिराकर बेकसूर सिविलियनों को भारी तादाद में मार रही है और गाजा पट्टी के रिहायशी इलाकों को दरिंदगी से जमींदोज कर रही है, उससे सऊदी अरबिया, ईरान, मिस्र जैसे देशों को ये समझाने में भी कामयाब हो गया है कि इजराइल का मकसद केवल पैलेस्टाइन के फिलिस्तीनी लोगों को मारना ही है। इसलिए सऊदी अरबिया ने इजराइल से हुए सब समझौते कैंसिल कर दिए हैं। भारत में पैलेस्टाइन के राजदूत ने साफ कहा है कि पैलेस्टाइन में इजरायली सेना के अत्याचारों की तो इंटरनेशनल कम्युनिटी निंदा नहीं कर रही है। उनके मुताबिक इजराइल की फौज हर आए दिन फिलिस्तीनियों को बड़ी ही बेरहमी से मार देती है। आगे उन्होंने कहा कि अब हमास जो कर रहा है वो फिलिस्तीनियों और उनकी जमीन को इजराइल के कब्जे से आज़ाद कराने के लिए आज़ादी की जंग है। दोस्तों, हमास के हो रहे हमलों के बीच इजराइल ने खुद बोए थे आज से 75 साल पहले, जब तब के इजरायली मिलिशिया हकना की छत्र छाया में एक चरमपंथी यहूदी ग्रुप ने 9 अप्रैल 1948 के दिन 250 से ज्यादा अरब पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को पैलेस्टाइन में बड़ी ही क्रूरता से मार दिया था। इसके बारे में तब ब्रिटिश सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ को सौंपी अपनी रिपोर्ट में इन शब्दों में कहा था, महिलाओं और बच्चों को नंगा कर दिया गया था, उन्हें एक लाइन में खड़ा कर दिया गया था, उनके फोटोग्राफ खींचे गए थे और उसके बाद उन्हें ऑटोमेटिक गनों की गोलियों से भून दिया गया। दोस्तों, हालांकि इस दरिंदगी की जोरदार भर्त्सना तब के इजराइल की प्रेस और यहूदी धर्म के सबसे बड़े गुरु ने की थी, तो भी इस दरिंदगी भरी घटना से इतनी दहशत फैली कि अपनी जान बचाने के लिए पैलेस्टाइन के गांव कस्बों से करीब 2.5 लाख फिलिस्तीनी लोग पैलेस्टाइन छोड़कर विदेशों में शरणार्थी बनकर चले गए। इजराइल भी यही चाहता था। उनके जाते ही उनके खाली पड़े घरों और जमीन को हड़प कर यहूदी लोगों को दे दिए गए। साल 1948 में इजराइल की स्थापना के वक्त करीब 7 लाख फिलिस्तीनियों को इजराइल छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। हालांकि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने इजराइल को आदेश दिया था कि विदेशों में शरणार्थी बनकर चले गए फिलिस्तीनी लोगों को वो वापस इजराइल में आकर बसने दे, मगर इजराइल ने आज तक इस आदेश को नहीं माना है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर पैलेस्टाइन से फिलिस्तीनियों को खदेड़ बाहर करने वाले यहूदी पैलेस्टाइन में आ कैसे गए। दरअसल हुआ यूं कि 2 नवंबर 1917 में ब्रिटेन के विदेश सचिव आर्थर बलफोर ने एक खत लिखकर यहूदियों को भरोसा दिया कि पैलेस्टाइन में शीघ्र ही यहूदी लोगों के लिए राज्य बनाने के लिए ब्रिटेन हुकूमत पूरा जोर लगा देगी। उस वक्त पैलेस्टाइन की आबादी में 90% लोग फिलिस्तीनी थे। ब्रिटेन को यहूदी राज्य बनाने का मौका तब मिल गया जब फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जर्मन और ऑटोमन साम्राज्य का अंत हो गया और जीतने वाले देशों ने लीग ऑफ नेशंस के तहत पैलेस्टाइन को उसकी आज़ादी मिलने तक ब्रिटेन की देखरेख यानी मैंडेट में दे दिया। यही से फिलिस्तीनियों के दुखों की शुरुआत हो गई, क्योंकि यहूदी राज्य बनाने के नाम पर ब्रिटेन ने पैलेस्टाइन में रायता फैला दिया। ब्रिटेन ने बेलफाउर डिक्लेरेशन के तहत फिलिस्तीनियों की मर्जी के खिलाफ पैलेस्टाइन में यूरोप से आए भूमाफिया यहूदियों को बसाना शुरू कर दिया। पैलेस्टाइन में एक यहूदी नेशन की स्थापना करने के लिए, जिसकी रूपरेखा पहली बार यूरोप के ऑस्ट्रिया देश के यहूदी थियोडोर हर्जल ने अपनी 1896 में छपी किताब डेर जुडेनस्टाट यानी यहूदी राज्य में रखी थी। इसे जायनिज्म कहा जाता है। इसके लिए उसने साल 1897 में स्विट्जरलैंड के बसेल में पहली ज़ायनिस्ट कांग्रेस सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें पैलेस्टाइन में एक यहूदी राज्य की स्थापना के लिए प्रोग्राम बनाया गया था। उस वक्त यूरोप के लोगों में यहूदियों के खिलाफ काफी रोष और गुस्सा था, क्योंकि ज्यादातर यहूदी व्यापारी थे और काफी ऊंची दरों पर उधार देने का सूद का धंधा करते थे।
इस रोष को एंटीसेमिटिज्म कहा जाता था। थियोडोर हर्जल का मानना था कि इस एंटीसेमिटिज्म से तभी बचा जा सकता था और तभी एंटीसेमिटिज्म पर चलने वाले देशों को मित्र बनाया जा सकता था जब पैलेस्टाइन में उनका अपना खुद का यहूदी राज्य बन जाए, यानी यहूदियों के हाथों में भी पॉलिटिकल पावर आ जाए। उसके इस सपने को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने यहूदियों पर अत्याचार करके पूरा कर दिया। बताया जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने करीब 7 लाख यहूदियों को गैस से भरे कमरों में बंद करके मार डाला था। हालांकि आंकड़ों को लेकर मतभेद हो सकता है, मगर ये जरूर सच है कि हिटलर के आदेश पर यहूदियों को गैस चैम्बर्स में तड़पा कर मार दिया गया था। इसलिए दुनिया भर के यहूदी अपनी जान बचाने के लिए पैलेस्टाइन में रहने को आ गए, क्योंकि वहाँ पैलेस्टाइन में ब्रिटेन की छत्रछाया में पनप रहे तब यूरोप से आए उन भूमाफिया यहूदियों की दबंगाई चल रही थी, जिन्होंने पहले ही पैलेस्टाइन से लाखों फिलिस्तीनियों को डरा धमका कर भगा दिया था। ब्रिटिश राज की देखरेख में यहूदी लोग पैलेस्टाइन की 6% जमीन के मालिक बन गए और ब्रिटिश राज में पैलेस्टाइन में उनकी जनसंख्या 10% से बढ़कर 30% हो गई। अपना मैंडेट खत्म होने के बाद मई 1948 में ब्रिटिश हुकूमत पैलेस्टाइन को छोड़कर चली गई और ये इलाका यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को सुपुर्द कर दिया गया। नवंबर 1947 में जारी संयुक्त राष्ट्र संघ के आदेश के मुताबिक पैलेस्टाइन की कुल जमीन का केवल 55% हिस्सा ही यहूदियों के लिए प्रस्तावित नए देश इजराइल को दिया गया था, मगर इजराइल ने इसे अनदेखा करके पैलेस्टाइन की 78% जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया। बाकी का 22% हिस्सा जॉर्डन और मिस्र ने हड़प लिए। तब की इजरायली फौज की एक प्लाटून के कमांडर तुबिया हिल्लर ने दावा किया है कि तब के इजराइल के प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियोन ने इजराइल के यहूदियों को साफ आदेश दिया हुआ था कि कैसे भी करके, चाहे डरा धमका कर पैलेस्टाइन के मूल अरब निवासियों को पैलेस्टाइन से बाहर निकालकर या उन्हें मारकर पूरे पैलेस्टाइन की जमीन को यहूदी देश इजराइल में शामिल कर लो। उसने बताया कि इजराइल के प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियोन के ऑर्डर मानते हुए उसकी प्लाटून फिलिस्तीनियों के गांव पर हमला करके घरों को ट्रैक्टरों से गिरा देती थी और उनका नामो निशा मिटा देती थी ताकि फिलिस्तीनी लोग वापस न आए रहने के लिए। चलिए इस बारे में ये एक महत्वपूर्ण क्लिप देखते हैं। दोस्तों, उस वक्त निकबाह नाम की मुहिम इजरायली लोगों ने चला रखी थी, जिसके तहत फिलिस्तीनियों के घरों को गिरा दिया जाता था, उन्हें भगा दिया जाता था और वहां यहूदियों की बस्ती बसा दी जाती थी। आरोप है कि आज भी इजरायल इसी निकबाह नाम की मुहिम पॉलिसी को चालू किए हुए है। मतलब साफ है कि पैलेस्टाइन के मूल अरब निवासियों को पैलेस्टाइन से खदेड़कर बेघर कर दिया गया, जबकि बाहर से आए, खासकर यूरोप से आए पोलैंड देश के यहूदी और बाद में इजरायल के पहले प्रधानमंत्री बनने वाले डेविड बेन गुरियोन जैसे यहूदियों ने जबरदस्ती करके पैलेस्टाइन की लगभग सारी जमीन पर कब्जा कर लिया। गाजा, वेस्ट बैंक और ईस्ट यरूशलेम में पैलेस्टाइन के मूल अरब निवासी अब इजरायल की कैद में रह रहे हैं। उन्हें वोट डालने का हक नहीं है और इजरायल उन्हें आज़ादी नहीं देना चाहता। इजरायल के अंदर रहने वाले उसके अपने खुद के पैलेस्टाइन मूल के नागरिकों को भी पूरे अधिकार नहीं है। इजरायल के संविधान में भी लिख दिया गया है कि इजरायल केवल एक यहूदी देश है और केवल यहूदियों के लिए ही है। मतलब ये कि इजरायल एक डेमोक्रेटिक देश नहीं है और न ही इसका संविधान सेकुलर है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन ने अरब लोगों से वादा किया कि अगर वे लड़ाई में ब्रिटेन का साथ देंगे तो ब्रिटेन उन्हें ऑटोमन साम्राज्य से आज़ाद करा देगा। इसलिए अरब लोगों ने ब्रिटेन का साथ दिया और ऑटोमन साम्राज्य की हार हो गई। पैलेस्टाइन को ऑटोमन साम्राज्य से छीनकर ब्रिटेन की फौज पैलेस्टाइन में दाखिल हो गई। लेकिन वादे के मुताबिक पैलेस्टाइन के फिलिस्तीनी अरब लोगों को आज़ादी न देकर ब्रिटेन ने पैलेस्टाइन को यूरोप से आए भूमाफिया यहूदियों के हवाले कर दिया। इस जाति से तंग आकर साल 1936 में फिलिस्तीनियों ने ब्रिटेन के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिसे ब्रिटेन ने बड़ी दरिंदगी से कुचल दिया। हजारों विद्रोहियों को सारे आम गोली से मार दिया गया, उनके घरों को बमों से उड़ा दिया, उन्हें पैलेस्टाइन से भगा दिया। एक यहूदी व्यापारी शाइलोक की कहानी तो आपने बचपन में पढ़ी ही होगी, जिसने एक गैर यहूदी को कुछ धन उधार दिया था। जब वो आदमी वक्त पर उधार ना चुका सका तो उस बेरहम यहूदी व्यापारी ने कहा कि वादे के मुताबिक वो आदमी उसे अपने शरीर का एक पौंड मांस गोश्त निकाल कर उसे दे। मामला अदालत में पहुंचा।
जज समझदार था। उसने यहूदी व्यापारी को कहा कि वो यहूदी व्यापारी वादे के मुताबिक उस आदमी के शरीर से 1 पौंड मांस गोश्त निकाल ले, लेकिन खून की एक भी बूंद नहीं गिरनी चाहिए, क्योंकि करारनामे में कहीं भी नहीं लिखा था कि उस आदमी के लहू को वो यहूदी व्यापारी निकाल सकता है। यहूदी व्यापारी चुप हो गया और उसने उस आदमी को माफ कर दिया, क्योंकि बिना लहू की एक भी बूंद बहाए शरीर से मांस निकलना नामुमकिन है। दोस्तों, उस आदमी की तो जान बच गई थी, मगर आज का यहूदी व्यापारी शाइलोक, जिसका नाम इजराइल है, वो बड़ी ही बेरहमी से मांस के साथ साथ लहू भी निकाल रहा है। इसीलिए तो हमास के लड़ाकों के साथ साथ बड़ी दरिंदगी से गाजा के निर्दोष फिलिस्तीनियों को भी चल रही इजरायली बमबारी में मार डाला गया है। इंटरनेशनल नियमों और जेनेवा कन्वेंशन के मुताबिक इजराइल को केवल गोश्त नोचने यानी हमास के लड़ाकों से ही लड़ने का हक है। नियमों के मुताबिक इजराइल को गाजा और पैलेस्टाइन के जिस्म से लहू निकालने यानी गाजा और पैलेस्टाइन के निर्दोष फिलिस्तीनियों को मारने का कोई भी हक नहीं है। गाजा और पैलेस्टाइन के निर्दोष फिलिस्तीनियों को मारकर इजराइल खुलेआम इंटरनेशनल लॉ कानून का उल्लंघन तो कर ही रहा है, साथ ही मानवाधिकारों को भी बड़ी ही दरिंदगी से कुचल रहा है। दोस्तों, उदार सनातन धर्म संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की वैश्विक भावना में विश्वास रखता है। इसलिए आज इजराइल और हमास के रक्त रंजित संघर्षों में बेमौत मारे जा रहे फिलिस्तीनी और इजरायली महिलाओं, बच्चों और बूढ़ों के मामले को नजरअंदाज नहीं कर सकता है। उदार सनातन धर्म संस्कृति हमेशा से व्यक्ति की आज़ादी का समर्थन करते आए हैं। इसलिए इंदिरा गांधी ने हमेशा फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन और उसके लीडर यासिर अराफात का खुलेआम समर्थन किया था। दोस्तों, आपको महाभारत ग्रंथ की ये कहानी तो पता ही होगी कि कौरवों ने पांडवों का राज्य हड़प लिया था। पहले तो पांडवों ने कौरवों से अपना पूरा राज्य वापस मांगा, मगर कौरव नहीं माने। तब पांडवों ने कहा कि आधा ही राज्य दे दो, मगर कौरव नहीं माने। अंत में पांडवों ने कहा कि 5 गांव ही दे दो। घमंड से भरे कौरवों ने कहा कि वे 5 तो क्या, एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन पांडवों को नहीं देंगे। नतीजा ये हुआ कि कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, जिसमें कौरव पूरा राज्य ही गंवा बैठे। इजराइल की सरकार भी कौरवों की तरह ही फिलिस्तीनियों को उनकी जमीन वापस नहीं कर रही है। इसलिए इजराइल में महाभारत चल रहा है, जिसके चलते हमास बार बार इजराइल पर हमले करके भारी चोट दे जाता है। अगर इजराइल अब फिलिस्तीनियों को उनकी जमीन वापस नहीं लौटाता है, तो वो दिन दूर नहीं जब पांडवों की तरह ही हमास या हमास जैसा कोई फिलिस्तीनी संगठन पूरे यहूदी राज्य इजराइल पर अधिकार कर लेगा। दोस्तों, आज इजराइल और हमास के बीच हो रहे रक्त रंजित संघर्षों को देखकर आप में से ज्यादातर लोग ये सोच रहे होंगे कि पैलेस्टाइन और इजराइल नाम के कोई 2 अलग अलग मुल्क आपस में लड़ रहे हैं, मगर हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। यह इजराइल का ही अपना गृह युद्ध है। दरअसल हकीकत में पैलेस्टाइन नाम का कोई आजाद देश है ही नहीं। 1967 के वार में इजराइल ने पूरे पैलेस्टाइन पर कब्जा कर लिया तथा पैलेस्टाइन के वेस्ट बैंक और गाजा को अपने अधिकार में ले लिया। इजराइल को ये इलाके तो चाहिए थे, मगर वहाँ रहने वाले पैलेस्टाइन के फिलिस्तीनी नहीं चाहिए थे। इसलिए वहाँ रहने वाले पैलेस्टाइन के फिलिस्तीनियों को इजराइल ने सभी नागरिक अधिकारों से वंचित कर दिया। पैलेस्टाइन के फिलिस्तीनियों को इजराइल ने 4 अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया। वेस्ट बैंक में 27 लाख फिलिस्तीनी हैं, गाजा पट्टी में 21 लाख फिलिस्तीनी हैं, ईस्ट यरूशलेम में 4 लाख फिलिस्तीनी हैं, जबकि इजराइल के अपने खुद के क्षेत्र में 16 लाख फिलिस्तीनी हैं, जो इजराइल के नागरिक हैं, जिन्हें इलेक्शन में वोट देने का अधिकार तो है, लेकिन पूरी आज़ादी नहीं है। इस वजह से वे इजराइल की संसद में किसी भी पॉलिसी को प्रभावित नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और ईस्ट यरूशलेम के फिलिस्तीनी लोगों से बेहतर है, जिन्हें न तो वोटिंग करने का हक ही है और न ही आज़ादी से पूरे इजराइल में घूमने की। फिलिस्तीनियों के मुकाबले यहूदियों को पूरे इजराइल में घूमने फिरने की आज़ादी है। चलिए इस बारे में सुनते हैं इजराइल की ही फिलिस्तीनी नागरिक यारा हवारी से ही। यारा हवारी कहती हैं, This ID system, it penetrates, all areas of life, where you live, where you study, where you work, etc. Even the more intimate areas of life, such as who you marry. That's because for the most part, a Palestinian can't pass on their ID status to their spouse. And this has huge implications on where they can live. Many indeed actually end up leaving and choosing to live abroad because it is that difficult. On rare occasions, Palestinians are able to change their ID. यहूदी राज्य इजराइल के बनने से पहले पैलेस्टाइन में 90% से ज्यादा की आबादी फिलिस्तीनी लोगों की थी। थोड़े से ईसाई भी थे
और यहूदी तो केवल मुट्ठी भर थे। मगर ब्रिटेन ने सब बदल दिया। इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि जिस तरह हिटलर ने कभी यहूदियों को सताया था, कुछ ठीक उसी तरह के अंदाज में पिछले 75 साल से इजरायल भी फिलिस्तीनी महिलाओं, बच्चों और पुरुषों की हत्या करने में लिप्त है। इजरायल के इस गंदे काम की सर्वत्र घोर निंदा होनी चाहिए और इजरायल को फिलिस्तीनी महिलाओं, बच्चों और पुरुषों की हत्या करने से रोका जाना चाहिए। इंदिरा गांधी का अनुसरण करते हुए वर्तमान भारतीय सरकार ने सताए जा रहे फिलिस्तीनी लोगों का साथ देना चाहिए और इजरायल को कड़ा संदेश दे देना चाहिए कि भारत कभी भी इजरायल द्वारा फिलिस्तीनी लोगों पर किए जा रहे जुल्मों को नहीं सहेगा। उदार सनातन धर्म ने जुल्म करने वालों का कभी भी साथ नहीं दिया है। वैसे भी फिलिस्तीनी लोगों पर जुल्म कर रहे इजरायल का समर्थन भारत को जियोपॉलिटिकली महंगा साबित हो जाएगा, क्योंकि तब पाकिस्तान कहेगा कि वह भी तो इजरायल ही की तरह पाक अधिकृत कश्मीर में बैठा है और इसलिए कहेगा कि पाक अधिकृत कश्मीर में भारत दखलंदाजी ना करे। सऊदी अरेबिया भी भारत से नाराज हो जाएगा और भारत को यूरोप तक इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं देगा और पेट्रोल डीजल की भी सप्लाई नहीं करेगा। इस बार गाजा पट्टी को तहस नहस करके और बेगुनाह फिलिस्तीनी लोगों को मारकर इजरायल ने अपनी अब तक की सबसे बड़ी भूल कर दी है, क्योंकि इससे अरब देशों की दुखती रग को छेड़ दिया है। इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल स्थिति इतनी नाजुक है कि इस बार इजरायल का मुस्लिम देशों से युद्ध छिड़ा तो इस बार यहूदी राज्य इजरायल का हमेशा के लिए नक्शे से नामो निशान ही मिट जाएगा। इजरायल को भी समझना होगा कि टेक्नोलॉजी के इस युग में सभी नाजुक हैं, जैसा कि सुपर पावर रशिया की ब्लैक सी फ्लीट पर हुए यूक्रेन के हमलों ने साबित कर दिया है। ऐसे में इजरायल की भलाई इसी में है कि वह खुशी खुशी फिलिस्तीनियों को उनकी जमीन वापस कर दे, साथ ही वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और ईस्ट यरूशलेम को अपने कब्जे से फौरन आजाद कर दे।